सो गाइज I'm फाइनली बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ब्लू लॉक एंड आई नो कि मैंने कुछ ज़्यादा ही समय का गैप ले लिया था, बट आप लोग तो समझ सकते हो कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी कभार इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वो बाकी की चीज़ों पे टाइम नहीं दे पाता। तो मैं भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन में फंस गया था, बट अब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं अपना 110% दूंगा कि मैं अब कंटिन्यूसली वीडियो डालता रहूँ। और सिर्फ ब्लू लॉक पे ही नहीं बल्कि मैं बाकी की एनिमे भी कवर करने का ट्राई करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। तो मैंने पिछले कुछ चैप्टर कवर नहीं करे हुए थे, बट अभी मैं लेटेस्ट चैप्टर कवर करने वाला हूं जो कि अपना रहेगा चैप्टर 299। अब एक्चुअली इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि मैनसाइन सिटी हार जाती है बारचा के अगेंस्ट, वो भी 2-3 के स्कोर से। तो यानी कि मैनसाइन सिटी काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी अपनी विक्ट्री पे, लेकिन वहाँ पे बारचा अपना पूरा जान लगा के ये मैच जीत लेती है। इसके वजह से रियो एंड नागी के ऊपर काफी ज्यादा धारी वाली तलवार लटकने लगती है, क्योंकि अब ओवरऑल रैंकिंग पे हमें देखना था कि कौन रहेगा, क्योंकि सिर्फ टॉप 23 ही थे जो क्वालिफाई होने वाले थे अगले राउंड के लिए और बाकी के जा रहे थे घर। जिधर हमें देखने को मिलता है कि 23rd नंबर पे जो रहता है वो है नानासे विद 25 मिलियंस बैट ऑन हिज हेड, और वहीं दूसरी तरफ हमें 24 नंबर पे देखने को मिलता है नागी। तो यानी कि अंडर 20 जापान जो बॉर्डर लाइन है उसके ऊपर है नानासे एंड उसके नीचे है नागी, यानी कि नागी क्वालिफाई नहीं करता है। और ये चीज देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं प्लेयर, क्योंकि उन सभी को पता था कि नागी का जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। बट हमें आगे ईगो की तरफ से एक एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि आखिरकार क्यों नागी 24 नंबर पे है। लेकिन तभी हमें सीन कट होते हुए देखने को मिलता है, हमें नानासे के फेस के ऊपर जूम इन देखने को मिलता है जिधर उसके आंखों में आंसू होते हैं एंड वो ये बोल रहा होता है कि मैं फाइनली पास हो गया। वहीं हमें राइची भी देखने को मिलता है जो कि वो भी क्वालिफाई हो जाता है, प्लस कियोरा एंड जानतेत्सु भी क्वालिफाई हो जाते हैं, जिधर हमें राइची की रैंकिंग देखने को मिलती है 21, कियोरा की 22 एंड जानतेत्सु की 19। लेकिन तभी हमें ब्लू लॉक की बाकी की रैंकिंग देखने को मिलती है जो टॉप 23 के नीचे हैं, जिधर हमें नागी, तोकिमित्सु, हयाते, नियो, दाराई, हिरागी और काफ़ी सारे लोग हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन वहीं हम देख पाते हैं कि तोकिमित्सु विद 22 मिलियंस ऑन हिज हेड वो अब इस ब्लू लॉक की रैंकिंग में नीचे है और अब वो वापस घर जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग रहता है उसके लिए। एंड वहीं बाकी सारे प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हमें देखने को मिल जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। तभी हम देख पाते हैं कि इगराशी की जो रैंकिंग है वो अति नीचे है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 मिलियंस उसके ऊपर बैट लगाई गई एंड वो 36 नंबर पे है। और ये देख के इगराशी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। तभी हमें सीन कट देखने को मिलता है एंड हम देख पाते हैं कि ईगो एक बड़ी सी स्क्रीन पे अपीयर्ड होता है एंड वो बोलता है कि जो भी टॉप 23 प्लेयर्स में सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो सब लोग अब इस ब्लू लॉक को छोड़ के चले जाएं और अब ब्लू लॉक को उनकी ज़रूरत भी नहीं है। और ये सारी चीज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं और ईगो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फेस बना के बोलता है, यू गाइज फक ऑफ। एंड जो लूजर गेट का जो दरवाजा है वो खुलने लगता है ताकि से वहाँ से जितने भी प्लेयर्स हैं जो टॉप 23 के नीचे हैं वो सारे के सारे एग्जिट मार दें। यहाँ पे पता है मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि ये सब लोग एक गेम खेल रहे हैं एंड ईगो एक हैकर है जिसकी वजह से ये सारे प्लेयर एग्जिट मार रहे हैं। लेकिन तभी हमें इसागी योइची देखने को मिलता है जो कि क्वेश्चन करता है ईगो को एंड पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से नागी टॉप 23 के अंदर नहीं आ पाया। जिधर ईगो रिप्लाई देते हुए ये बोलता है कि वो खुद को प्रूफ नहीं कर पाया इस मैच के अंदर। मैं मानता हूं कि नागी ने काफी सारे मैचेस में हमें ऐसा दिखाया है कि वो इस पूरे दुनिया में राज कर सकता है, लेकिन वो काफी ज्यादा इनोसेंट निकला। ये जो तुम अपनी सैलरीज देख रहे हो ये दर्शाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी क्वालिटी है। अभी हमें
इसागी ईगो को ये याद दिलाते हुए देखने को मिलता है, बट नागी का टैलेंट तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तभी हमें रियो भी स्क्रीन पे अपीयर होते हुए देखने को मिलता है एंड वो ये बोलता है कि तुम दोबारा से इस रैंकिंग को काउंट करो और देखो, मेरे ख्याल से तुमसे कोई गलती हुई है, क्योंकि ये कोई रैंकिंग बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही है। इधर वो ये भी बोलता है कि रियो की जो एबिलिटीज है वो पूरे वर्ल्ड के द्वारा एक्नॉलेज की गई है। हम इतने अच्छे प्लेयर्स को ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। इधर रियो ये एक्सेप्ट करते हुए बोलता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि नागी कभी कभार अच्छा नहीं खेल पाता, बट स्टिल उसके पास कुछ ऐसा हिडन टैलेंट है जिसके वजह से वो कुछ ऐसे मिरेकल्स करके दिखा देता है जो कि इस दुनिया में कोई भी प्लेयर्स नहीं कर सकता। इधर वो ये बोलता है कि आई एम प्रिटी श्योर नागी इज अ जीनियस एंड हम इसको ऐसे डिसअपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये डिसअपेयर हुआ तो इसका टैलेंट कुछ भी मायने नहीं रखेगा हमारे लिए। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम ये कैलकुलेशन दोबारा से करो। जिधर ईगो चिल्लाते हुए बोलता है शट अप एंड गेट अ ग्रिप। ये कोई स्कूल नहीं है जिसमें तुम अपनी मार्कशीट देख के टीचर्स के पास जाओ एंड बोलो कि आप दोबारा से हमारे नंबर चेक करो। मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ब्लू लॉक एक लेबोरेटरी है जिसमें हम वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉल प्लेयर क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है इन फ्यूचर तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, उसको यहाँ से दफा होना पड़ेगा। ये सुन के रियो मानो कंप्लीटली ब्लैकआउट हो जाता है। अभी ईगो रियो के कमेंट्स पे हंस रहा होता है एंड वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये वाली रैंकिंग देख के तुम अभी भी उसको जीनियस कह रहे हो? मेरे ख्याल से तुम मजाक कर रहे हो। तुम लोग अपना रिजल्ट अपने आंखों के सामने देख सकते हो और मेरे हिसाब से दिस रिजल्ट जस्ट नाउ वर क्लियर इनफ। जो नागी का टैलेंट है अब वो यहाँ से हमेशा के लिए जा चुका है। अगर मैं टैलेंट की बात कर ही रहा हूँ तो टैलेंट एक ऐसा पावर नहीं है जिसमें तुम अपने एबिलिटी के ऊपर बिलीव करो, बल्कि ये एक ऐसी पावर है जिसमें तुम्हें बिलीव करना होगा कि तुम अपनी एबिलिटीज को प्रूव कर सकते हो। बट जो टैलेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है और वो डिपेंड करता है उसकी सराउंडिंग एंड उसके मेंटल स्टेट के ऊपर। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो ऑफ कोर्स आप अपनी एबिलिटीज को प्रूव करके दिखा सकते हो, और अगर नहीं तो फिर आप उन्हीं एबिलिटीज को अपना दुश्मन बना के खुद का करियर खत्म कर सकते हो। जो गोल्स एंड इमोशन है वो दोनों काम करते हैं तुम्हारा इंक्रीज और डिक्रीज करने में तुम्हारे टैलेंट को। कभी कभार ऐसा होता है कि तुम एक ऐसा रिजल्ट हासिल कर लेते हो जिसमें तुम अपने खुद के टैलेंट को सरपास कर चुके हो। इसमें से बेस्ट एग्जांपल है नागी, जिसने कई बार अपने टैलेंट को सरपास किया है, बट इस बार वो ऐसा करने में नाकामयाब हुआ। जब ये चीज़ होती है तो तुम लोग ये सोचते हो कि यही तुम्हारी ट्रू पावर है, और फिर वही चीज़ ये दुनिया तुमसे मांगने लगती है बार बार हर मैच में कि तुम हर बार उसी टाइप का परफॉर्मेंस निकाल के दो उनको। अगर ऐसा हो जाए तो तुम उस टाइम पे क्या करोगे? तुम फिर से अपने टैलेंट को एनालाइज करोगे एंड फैक्ट के ऊपर जियोगे, बट उसका जब रिजल्ट आता है तो तुम लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो, और यही तुम्हारी दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक है। तुमने ही नागी के अराउंड एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया जिसमें उसको ये बिलीव होने लग गया कि वो अपने ड्रीम को अचीव कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आखिरकार तुम लोगों को पता भी है कि तुम लोग इस सिचुएशन में कैसे पड़ जाते हो। तुम अपनी होप को खो देते हो, फिर तुम्हें किसी बात का डर बना रहता है, लेकिन इनमें से एक भी रीज़न सही नहीं है। तो मेन रीज़न है वो है सेटिस्फैक्शन। अगर तुम एक चीज़ को लेके सेटिस्फाइड हो जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम वो दोबारा चीज़ हासिल करने की कोशिश करोगे। भले ही तुम दुनिया के नंबर 1 प्लेयर ना हो और दुनिया बोले कि तुम नंबर 1 हो, तो तुम वो सेटिस्फैक्शन अपने अंदर ला के रख लेते हो। लेकिन फिर जब तुम्हारे स्टैट्स देखे जाते हैं एंड तुम्हारी हर मैच की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज किया जाता है तो तुम नंबर 1 नहीं निकलते हो। और जो हमने नागी के अंदर फायर देखी थी वो सिर्फ और सिर्फ इसागी योइची को हराने के लिए ही थी, और जब उसने वो चीज़ हासिल कर ली तो वो सेटिस्फाइड हो गया और उसको लगने लगा कि अब दुनिया उसके मुट्ठी में है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और मुझे नहीं लगता कि अब नागी का जो टैलेंट है वो दोबारा से खिल पाएगा।
स्टिल तुम लोग फिर भी उसके टैलेंट के पौधे को पानी डालते रहे और तुमने उसके पौधों पे इतना पानी डाल दिया कि अब वो गल चुका है और अब वो कभी भी वापस नहीं उग पाएगा। वहीं जहां दूसरी तरफ तुम लोग नागी को इस वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर मान रहे थे और वो फायर जब तुमने जगाई थी यूइची के अगेंस्ट, वो फायर तुम लोग दोबारा जलाने में नाकामयाब हुए। इतनी सारी कठोर बातें सुनने के बाद रियो के आंखों में से आंसू आने लगे और नागी का धीरे धीरे करके जो फेस था वो और नीचे चला जाने लगा, वो भी डिसअपॉइंटमेंट में। जिधर ईगो बोलता है कि शट अप एंड डोंट क्राई एनी मोर बिकॉज आई नीड अ क्रेजी बास्टर्ड हु वोंट बी सेटिस्फाइड अंटिल देयर द वर्ल्ड बेस्ट। यहीं पर ही नागी चूक गया। अभी हमें इस चैप्टर के लास्ट में रियो एंड नागी एक दूसरे को आंखें मिलाते हुए देखने को मिल जाते हैं एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर 299 खत्म हो जाता है। अगर बात करें ईगो की तो यार देखो, ईगो बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि नागी को इन्होंने इतना सर पे चढ़ा लिया था जिसके वजह से नागी को ऐसा लगने लगा कि भाई अब वो तो सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बट मेरे हिसाब से ईगो के पास बैकअप प्लान तो होगा ही, जिधर वो बाकी के प्लेयर्स को ऑफ कोर्स काफ़ी और तरीके से ट्रेन करे ताकि से वो लोग और आगे बढ़ पाएं। बट वो सारी चीज़ें तो हमें बाद में ही पता लगेगी। आपको क्या लगता है कि ईगो ने बिल्कुल सही बोला या फिर उसके बातों में लूप होल्स हैं? तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।